महाराजा जो कि नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 की ट्रेडिंग में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। तो मैंने सोचा कि इस बेहतरीन मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना जरूरी है। कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ आते हैं, जिसकी शुरुआत में हमें एक सैलून दिखाया जाता है और वहीं हम उस कहानी के लीड एक्टर सेतोपति यानी के महाराजा को देख पाते हैं, जिनकी थोड़ी सी भोली सूरत होती है। तो दुकान के मालिक उसे कहते हैं कि अगर इस तरीके से मुंह लटका कर काम करेगा तो एक कुत्ता तक दुकान में नहीं आएगा। कि तभी एक शख्स अपना कुत्ता लेकर वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि वैसे बाल कुत्ते के नहीं काटने, मेरे काटने, क्योंकि कुत्ते के बाल तो मैं पार्लर में कटवाता हूँ। उसकी कटिंग कर लेने के बाद में महाराजा अपने मालिक से कहता है कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी बीवी और बच्ची को मार्केट में घुमाने लेकर जाना है, घर की थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। एंड फिर हम एक मार्केट में टॉय शॉप का सीन देख पाते हैं, जहाँ महाराजा अपनी बच्ची के लिए खिलौने ले रहा होता है और 1-2 बार इनसे सजेस्ट करवा कर फाइनली ये खिलौना चूज कर लेने के बाद में जैसे ही वो अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर दुकान से निकलने वाला होता है कि तभी एक ट्रक आकर इनके घर को कुचल देता है। मगर घर में पड़े कचरे का डब्बा जो कि सीधा आकर बच्ची पर गिर जाता है। माँ की तो वहीं डेथ हो जाती है और बच्ची जान से बच जाती है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है 15 साल आगे और यहाँ पर हम इसकी बेटी ज्योति को देख पाते हैं, जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा होशियार थी, मगर पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा डफर थी। हमेशा क्लास में हर सब्जेक्ट में फेल हो जाया करती थी, लेकिन स्पोर्ट्स में आगे रहने की वजह से एक टीचर, मतलब इनकी पीटी टीचर थी, उसका रुझान उस पर कुछ ज्यादा ही था। वहीं पर हम महाराजा को भी देख पाते हैं, जिनकी एक डॉक्टर के साथ में अच्छी बनती थी और उनकी दाढ़ी बनाने के लिए वो उनके घर तक भी जाया करते थे। महीने भर काम करते, मगर एक छुट्टी भी अपनी फैमिली यानी के खुद की बेटी के लिए जरूर निकालते, जिसमें वो आराम से बीच वगैरह घूमने के लिए भी जाते हैं। अब यहाँ पर हम ज्योति और महाराजा का एक बाप बेटी वाला प्यारा सा रिलेशनशिप देख पाते हैं कि वो अपने फादर को बात बात पर डांटती है कि पंखे का स्विच ऑन ही छोड़ जाते हो, घर पे कभी कमरे की कुंडी बिना लगाए निकल जाते हो, चाबी भूल जाते हो, खाना ठीक से पकाया नहीं है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। मगर एक बार स्कूल के अंदर ज्योति पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने स्कूल में पानी के अंदर शराब मिलाई है। इस पर प्रिंसिपल, बाकी सारे टीचर, इनफेक्ट वहाँ का ट्रस्टी भी बैठकर उसे डांट रहा होता है। अब पहले तो उसके पापा यानी के महाराजा कहते हैं कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। कि तभी मैडम हाफिजा एक लड़के को पकड़ कर ले आती है और बताती है कि इस शरारत के पीछे इस लड़के का हाथ है। तो यहाँ पर उस लड़के को ट्रस्टी खींच कर थप्पड़ लगा देता है। अब महाराजा खड़े खड़े उसे ये कहता है कि गलती इसकी थी, सजा इसको मिलनी चाहिए थी, मगर तुमने मेरी बेटी को डांटा है, तो अभी के अभी मेरी बेटी से माफी मांगो। ट्रस्टी कहता है अबे पागल हो गया है कि चल निकल यहाँ से। अब वहाँ पर वो ढेर सारे गार्ड्स को भी बुला लेता है, मगर महाराजा जी वहाँ से नहीं निकलते। एक डंडे को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तब तक मेरी बेटी यहाँ से नहीं जाएगी। तो खुद ज्योति भी रोने लग जाती है और कहती है कि सर आप मुझसे माफी मांग लीजिए, मेरे बाबा इसको नहीं छोड़ेंगे और यहाँ से जाएंगे भी नहीं जब तक आप मुझसे सॉरी नहीं मांग लेते। और अब कहीं वहाँ की दीवार ही ना टूट जाए, इस वजह से ट्रस्टी साहब सॉरी मांग लेते हैं और ये मैटर यहीं पर क्लोज हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है 10 दिन आगे और यहाँ पर ज्योति बताती है कि मेरी स्पोर्ट्स की जो ट्रेनिंग चल रही थी, मेरे उसमें काफी अच्छे नंबर आए हैं और अब मुझे स्टेट के बाहर और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए कैंप ले जाया जा रहा है। 10 दिनों का कैंप है, तो जब तक मैं नहीं आती मुझे टाइम पर वीडियो कॉल करते रहना और लक्ष्मी की भी खबर देते रहना। तो बेसिकली इनके घर में जो कचरे का डब्बा था उसका नाम होता है लक्ष्मी, जिसने बचपन में इसकी जान बचाई थी। मगर उसी रात को अपना काम खत्म करके 10 बजे जब महाराजा लौट रहा था तो घर में एक अनहोनी हो जाती है और वो काफी मारपीट खा कर बेहोश पड़ा होता है। उसी वक्त यहाँ पर एक सांप भी आता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर एक काउंसलर यानी मैथ्यू एक गैराज में अपनी फॉर्च्यूनर लाकर खड़ी कर देता है और मैनेजर को बुलाकर उसे बहुत मारता है। कहता है कि मैंने एक दिन पहले गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए दी थी, गाड़ी 300 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाई गई है, ऊपर से मेरी वाइफ का दिया हुआ चश्मा भी गायब है। यहाँ पर मैनेजर धन्ना को बुलाकर कहते हैं कि तूने ही गाड़ी साफ की थी, तू बता इनका चश्मा कहाँ पर है। काउंसलर फिर धन्ना को भी कूटता है, लेकिन धन्ना था कि टस से मस नहीं हो रहा था और बोलता है कि तुझे तो मैं आज रात को देख लूंगा। अब इसी बीच हमें पता चलता है कि धन्ना सिर्फ 2 दिन पहले ही जेल से छूट कर आया है और एक कांड ऑलरेडी कर चुका है और दूसरा कांड करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर वो काउंसलर अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब वगैरह पी रहा था कि तभी धन्ना वहाँ पर पहुंच जाता है और उस काउंसलर की खूब धुलाई करता है और उसी के साथ मार कुटाई करके वहाँ का बिल पे करके शराब की बोतल अपने साथ ले जाता है। वही सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। हम देख पाते हैं पुलिस स्टेशन में एक चोर की दनादन पिटाई हो रही होती है कि तभी पुलिस स्टेशन में महाराजा पहुंच जाता है और वहाँ के इंस्पेक्टर को बताता है कि मैं पास ही में रहता हूँ, मेरा नाम महाराजा है, मैं हर रोज 10 बजे दुकान बंद करके घर की तरफ चला जाता हूँ। एक दिन मैं घर पर आया, मैंने देखा कि वहाँ पर 3 चोर थे और मुझे पकड़ कर मारा और मेरी हालत बुरी कर दी और मेरा कचरे का डब्बा उठा कर ले गए, आप मेरी FIR दर्ज करो। पुलिस वाला कहता है तू पागल है क्या, कचरे के डब्बे की भी कोई कंप्लेन लिखवाता है क्या। और
उसे यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, मगर महाराजा अपनी बात पर अड़ा रहता है और वहाँ की एक लकड़ी को पकड़ लेता है और कहता है कि जब तक आप मेरी कंप्लेन लिखेंगे नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। अब खूब खींचातानी होती है। इस चक्कर में पुलिस स्टेशन की ऐसी की तैसी हो जाती है। अब यहाँ पर एक सांप आता है और महाराजा सांप को हाथ में थामे हुए बाहर आ जाता है, जिससे बाकी खड़े पुलिस वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। हम देखते हैं एक रिश्वतखोर पुलिस वाले को, यानी करप्ट पुलिस वाला हमें दिखाया जाता है कि इस घर में 85 तोला सोना चोरी हो चुका होता है और इस पुलिस वाले ने इस सोने को चोरी करने वाले को पकड़ भी लिया होता है और सोना इनके मालिकों को हैंड ओवर भी कर दिया जाता है। लेकिन जब ये लोग सोने को देखते हैं तो वो नकली होता है। वो पुलिस वाले से कहते हैं कि ये नकली है, असली वाला चोर से पूछ कर बताओ कहाँ है वो। अब यहाँ पर पुलिस वाला उल्टा उन्हीं मालिकों पर इल्जाम लगा देता है कि आप तो आरटीओ में काम करते हो, काट कुटा कर सैलरी 60 से 70 हजार मिलती होगी, करोड़ों का घर और लाखों का सोना आपके पास आया कहाँ से? एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना जोरी करते हो, तो मैं भी अंदर डाल दूंगा। अब इस डर से वो सोने का मालिक कुछ नहीं बोलता और फिर हमें पता चलता है कि ओरिजिनल सोने की सेम कॉपी बनाकर चिपका देने वाले के पीछे इंस्पेक्टर का हाथ होता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन आता है तो दिखता है कि थाने की हालत खराब होती है, तो वो पूछता है कि ये सब कैसे हुआ और सभी महाराजा की तरफ इशारा करते हैं। फिर महाराजा सेम स्टोरी इंस्पेक्टर को सुनाता है और इन साहब का नाम होता है नथन राजन। इनको कहानी सुनने को मिलती है कि पहले वो 10 बजे घर पे आया, घर पहुंचने पर 3 लोग ऑलरेडी मौजूद थे, मुंह पर मास्क था। महाराजा के घर आते ही उसको मार कर बेहोश कर दिया। घर में चोरी करने के बाद लक्ष्मी को उठाकर ले गए, यानी उस कचरे के डब्बे को। मेरी FIR दर्ज कर दो। तो वो भी सेम चीज बोलता है कि यहाँ से निकल जा और कभी यहाँ नजर मत आना वरना गोली मार दूंगा। अब बंदूक दिखाने के बावजूद भी वो फिर से पुलिस स्टेशन में आ जाता है और कहता है कि मैं कचरे के डब्बे को ढूंढने के आपको 5 लाख रुपए दूंगा। जैसे ही बाकी के लोग ये सुनते हैं, हर कोई हक्का बक्का रह जाता है कि एक फालतू से कचरे के डब्बे का ये 5 लाख देने को क्यों तैयार है? कहीं उसमें कोई कीमती चीज तो नहीं पड़ी थी? कोई सोना, हीरे, जेवरात, गहने वगैरह तो कुछ नहीं था। इसलिए अब उससे पूछताछ करने उसके घर आते हैं और उसके घर को अच्छी तरह से चेक करते हैं। घर की हालत देखकर उन्हें महाराजा की बात सच लगती है, यानी सचमुच चोरी हुई है। और फिर ये आसपास के घरों में पूछताछ करते हैं। उन्हें महाराजा की अलमारी से एक बैंक स्टेटमेंट मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इसने 15 लाख बैंक में सेविंग कर रखी है। तभी महाराजा की बेटी ज्योति उसके पास एक वीडियो भेजती है, जिसमें पहले तो वो अपना स्टेडियम दिखाती है और उसके बाद वो लक्ष्मी के बारे में पूछती है, लेकिन महाराजा फोन बंद करके अपनी जेब में रख देता है। उस वक्त इस इंस्पेक्टर के साथी उसे भड़काते हैं कि महाराजा हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है, अगर हम इसकी गर्दन पकड़कर पूछेंगे तो हमें 5-10 लाख की जगह कुछ बड़ा मिल सकता है। फिर इंस्पेक्टर महाराजा से कहता है कि अगर तुम हमें सच सच बता दोगे कि उस कूड़ेदान में क्या कीमती चीज रखी थी तो हम उसे जल्दी ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन महाराजा कहता है कि वो तो बस एक कूड़ादान है जिसने मेरी बेटी की जान बचाई थी। मैं आपको 5 की जगह 7 लाख रुपए दूंगा, लेकिन आप मेरी बेटी के आने से पहले लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए। तभी हम सेल्वा और सैलम के नाम के 2 आदमी को देखते हैं जो कि चोर हैं। ये अक्सर लोगों के घरों में घुसते हैं, फिर उनको बांधकर वहां पर चोरी करते हैं और कुछ खाते पीते हैं और फिर घर वालों को मार देते हैं। और जिन घरों में कुंवारी लड़कियां होती हैं, सेल्वा का साथी सैलम उन लड़कियों की इज्जत पर से भी हाथ साफ कर देता है। चोरी का कोई भी सबूत ना बचे इसलिए वो घर में आग भी लगा देता है। सेल्वा एक फैमिली मैन है जिसकी एक बीवी और प्यारी सी बेटी है जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। महाराजा के घर में जो कूड़ेदान चोरी हुआ था वो भी सेल्वा के घर में पड़ा था। तभी मार्केट में एक पुलिस वाला महाराजा को रोकता है और उससे बताता है कि तुम बेकार में पैसे लुटा रहे हो। पुलिस वाले तुम्हारी लक्ष्मी को ढूंढने वाले नहीं हैं। शायद वो सही कह रहा था, क्योंकि पुलिस वाले तो अलग अलग दुकानों में जाकर सेम टू सेम ऐसा ही कूड़े का डब्बा खोज रहे थे ताकि उसकी जगह पर नए कूड़े का डब्बा पेश कर दें, लेकिन उनकी बात नहीं बनती। अब महाराजा फुल डे पुलिस स्टेशन में ही रहने लगा था। अब वो अपने काम पर भी नहीं जाता था। पुलिस वाले भी इस बात का पूरा फायदा उठाते हैं और उससे खाने पीने का सामान मंगवाते हैं और बाजार के भी काम करवाते हैं। ऐसा लग रहा था कि महाराजा पुलिस स्टेशन में ही काम करता है, कभी चाय लाता है तो कभी पुलिस की गाड़ियां साफ करता है। दूसरी तरफ सेल्वा भी अपने काम में लगा हुआ था और एक के बाद एक अलग अलग घरों को टारगेट करता है। सेल्वा की जान से प्यारी बेटी के कंधे पर एक घाव था जो काफी वक्त से ठीक नहीं हो रहा था। वो उसकी मरहम पट्टी करता है। दूसरी तरफ नजर आती है इसकी बेटी ज्योति, जो उसे एक वीडियो भेजती है और कहती है, आप आजकल मेरा फोन नहीं उठाते और मैंने आपको लक्ष्मी की फोटो भेजने के लिए कहा था, आपने अब तक वो भी नहीं भेजी, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन महाराजा फिर से उसकी बात को इग्नोर
कर देता है। तभी एक पुलिस वाला एक बर्तनों की दुकान में सेम टू सेम वैसा ही डस्टबिन पूछने के लिए जाता है और तभी वहाँ पर उससे शिवम नाम का एक आदमी मिलता है जो कि पुलिस का खबरी था। फिर इंस्पेक्टर शिवम को भी इस काम में हेल्प करने के लिए लगा देता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले महाराजा के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और बात बात पर थप्पड़ लगा देते हैं, लेकिन महाराजा की भी मजबूरी थी इसलिए वो ये सब कुछ सह रहा था। तभी वहाँ पर वही मैनेजर अपने दोस्त की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आता है। उसके दोस्त का नाम धना था जो कि गैराज में काम करता था। जब महाराजा उसकी फोटो देखता है तो उसे याद आता है कि जब चोरी की रात उसे होश आया था तो उसके सामने एक टूल प्लाजा की रिसिप्ट पड़ी थी जिसके ऊपर एक गाड़ी का नंबर लिखा था। वो गाड़ी उसी काउंसलर मैथ्यू की थी। फिर महाराजा उस गाड़ी का पता लगाकर बार में पहुंच जाता है जहां पर मैथ्यू शराब पी रहा था। जब वो मैथ्यू से पूछताछ करने जाता है तो उससे पता चलता है कि मैथ्यू ने अपनी गाड़ी सर्विस करने के लिए दी थी, तो मैकेनिक उसकी गाड़ी को लेकर इधर उधर घूम रहा था। फिर महाराजा वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर धना भी आ जाता है। वो मैथ्यू के सामने ही उसका चश्मा तोड़ देता है और फिर उसको खूब पीटता है। मैथ्यू कहता है, एक तो तूने मेरी गाड़ी चलाई और मेरा चश्मा तोड़ दिया और ऊपर से तू मुझे ही पीट रहा है। ये सब बातें महाराजा पास में खड़ा खड़ा सुन रहा था। फिर वो धन्ना का भी पीछा करने लगता है। धन्ना बैक व्यू मिरर में इसको देख लेता है और फिर वो अपने आदमियों को भी बता देता है। फिर महाराजा उसका पीछा करते करते एक बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचते ही धन्ना और इसके साथी उसे पीटने लगते हैं। फिर धन्ना कहता है कि उस रात तुझे घर में ही मार देना चाहिए था। चोरी करने के बाद तुझे तरस खा कर छोड़ दिया तो तू अब मुझे फॉलो करने लगा है। फिर वो अपने आदमियों को उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन महाराजा अपनी जेब से एक उस्तरा निकालता है और सभी को गाजर मूली की तरह छील देता है। अब बारी आती है धना की। वो धना को भी खूब पीटता है और गला पकड़कर ऊपर उठा देता है। वो पूछता है कि तेरे बाकी दो दोस्त कहाँ हैं। फिर मार खाने के बाद धना बता देता है कि मेरा एक साथी तेरे एरिया की पुलिस स्टेशन में ही काम करता है, अगर पता लगा सकता है तो लगा ले। फिर महाराजा उसे मार देता है। जिस तरह से महाराजा ने उसे मारा था उससे साफ साफ साबित होता है कि जो कुछ भी महाराजा कर रहा है वो एक कूड़ेदान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। महाराजा अपने साथ बैठे आदमी से पूछता है, क्या ये आपका रिश्तेदार है? वो कहता है, नहीं, ये मेरा दोस्त है। मैंने उसको किसी से 10 लाख रुपए दिलवाए थे, अगर ये नहीं मिला तो वो मुझे ही देना पड़ेंगे। तभी वहाँ पर मैथ्यू भी आ जाता है क्योंकि पुलिस वालों ने ही उसे पूछताछ करने के लिए बुलाया था। उसे इंस्पेक्टर कहता है, तू ही वो आखिरी बंदा है जिससे धना मिला था। फिर मैथ्यू कहता है, वो तो मेरी पिटाई करके चला गया था, उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। हाँ, उसके आने से पहले एक आदमी वहाँ आया था जो कुछ पूछताछ कर रहा था, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। फिर उसे इंस्पेक्टर भगा देता है। दूसरी तरफ शिवम और एक पुलिस वाला सेम टू सेम वैसा ही एक नकली डस्टबिन बनवाने जाते हैं। फिर इन्हें एक आदमी मिल जाता है जो सेम टू सेम ऐसा ही डस्टबिन बना कर दे सकता है और बदले में वो 2500 रुपए मांगता है। फिर वो इन्हें परसों आने को कहता है। तभी महाराजा एक पुलिस वाले को शर्ट पहनते हुए देखता है और फिर उसके जाने के बाद उसका नाम अपनी डायरी से काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं सिल्वा अपनी बेटी के लिए एक सोने की चेन खरीदने जाता है क्योंकि 2 दिन बाद उसकी बेटी का बर्थडे था। फिर उन्हें एक लॉकेट पसंद आ जाता है। ज्वेलर कहता है, ये डिजाइन आपको 2 दिन बाद मिलेगा लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। फिर सिल्वा उस लॉकेट को बनाने के लिए ऑर्डर दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं धना का दोस्त एक फैक्ट्री में जाता है जहाँ उसकी मौत हुई थी। वहीं पर एक पुलिस वाला भी आया हुआ था। फिर वो पुलिस वाले से पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए हैं। पुलिस वाला बताता है कि मैं महाराजा केस में आया हूँ। अब इस बात को 2 दिन बीत जाते हैं। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। सिल्वा की वाइफ उसके पास फोन करती है और कहती है आते वक्त बेटी के लिए चेन ले आना और हो सके तो दाढ़ी भी बनवा के आना। फिर सबसे पहले वो ज्वेलर के पास चेन लेने जाता है और उसके बाद मार्केट में से थोड़ी सामान की खरीदारी करता है। फिर वो दाढ़ी बनवाने के लिए एक सैलून की तलाश करने लगता है और अनफॉर्चुनेटली उसी सैलून में पहुंच जाता है जहां पर महाराजा काम किया करता था। फिर महाराजा उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुनता है जिससे उसे पता चलता है कि आज इसकी बेटी का बर्थडे है। फिर जब वो इसकी दाढ़ी बनाने लगता है तो इसके ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है। फिर वो बैटरी लेने के लिए दूसरी दुकान पर चला जाता है। तभी सिल्वा के पास उसके पार्टनर सेलिम का फोन आता है। वो बताता है कि पुलिस वालों को हमारे ऊपर शक है और आज पेपर में न्यूज भी छपी है जिसमें हमारे बारे में ही लिखा है। फिर
जैसे ही सेल्वा पलटता है तो देखता है कि महाराजा उसके पीछे खड़ा है और शायद उसने उसकी बातें भी सुन ली हैं। फिर सेल्वा उससे शक की नजरों से देखता है और दाढ़ी बनवाने के बाद जब वो उसे 30 रुपए देने की कोशिश करता है तो महाराजा उससे सिर्फ 20 रुपए ही लेता है। फिर जब सेल्वा अपने घर पर था तो वहाँ पर सेलिम आ जाता है। फिर वो सेलिम को कहता है शायद सैलून वाले ने हमारी बातें सुन ली हैं। सेलिम कहता है फिर तो हमें उसे भी ठिकाने लगाना होगा। तब उसकी बीवी उसे आवाज देती है और पूछती है आपने चेन कहाँ पर रखी है। फिर वो चेन को ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें चेन नहीं मिलती। दरअसल वो अपनी बेटी की चेन सैलून में ही भूल गया था। फिर जब सेल्वा अपने साथियों को लेकर सैलून जाने लगता है तो देखता है कि महाराजा वहीं पर आ रहा है और इसके साथ साथ पुलिस भी आ रही है। सेल्वा को लगता है कि शायद यही पुलिस को लेकर आया है, जबकि महाराजा तो उसकी बेटी की चैन लुटाने आया था। फिर पुलिस वाले उसे पीटने लगते हैं और गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। सेल्वा की बीवी कहती है क्या किया है मेरे हस्बैंड ने, छोड़ दो उसे। पुलिस वाला बताता है न जाने कितनी औरतों को बेवाह किया है इसने और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ गलत काम भी किए हैं। कातिल है तुम्हारा हस्बैंड। महाराजा ये सब कुछ खड़े खड़े देख रहा था। तभी सेलिम पुलिस वालों को डराने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। सेल्वा कहता है ऐसा मत कर सेलिम, फंस जाएंगे हम। ये बात सुनकर उसकी बीवी समझ जाती है कि इसका हस्बैंड मुजरिम है। फिर सेलिम एक पुलिस वाले पर फायर कर देता है। फिर सभी पुलिस वाले उससे ठोक देते हैं। फिर वो सेल्वा की लुंगी उतार कर उससे ही उसके हाथ बांध देते हैं और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। सेल्वा कहता है मुझे मेरी बेटी से मिलने दो, लेकिन उसकी बीवी कहती है अब से ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती, प्लीज आप लोग इसे ले जाएं। फिर वहाँ से जाते वक्त वो महाराजा को गुस्से से देखता है और उससे बदला लेने के बारे में सोचता है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस वालों को नया डस्टबिन मिल जाता है। फिर जब वो उसे लेकर इंस्पेक्टर के पास जाते हैं तो इंस्पेक्टर कहता है हमें नया नहीं बल्कि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही चाहिए जैसा इस फोटो में है, जाओ इसे ठीक करा कर लाओ। शिवम खुद ही उसे पुराना जैसा बनाने की कोशिश करता है और थोड़ी मेहनत के बाद उसे बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही कर देता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि उनको कबूल कराने के लिए एक चोर चाहिए था। फिर इंस्पेक्टर अपने इलाके के सभी चोरों को फोन करता है और डस्टबिन की चोरी कबूल करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी तुच्छी सी चोरी के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता था। फिर वो कांस्टेबल को कहता है कि कोई भी डस्टबिन की चोरी का इल्जाम अपने सर पर लेने को तैयार नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, कल सुबह से पहले मुझे चोर चाहिए, बदले में मैं उसे 50,000 रुपए दूंगा। ये बात सुनकर शिवम कहता है चोर बनने की एक्टिंग तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में एक हवलदार को फोन करता है और कहता है कि महाराजा से डिटेल में उसकी सारी स्टोरी पूछो और उसको पता मत चलने देना कि मैं फोन पर हूँ। फिर वो हवलदार उससे कहता है कि तुम मुझे दोबारा अपनी स्टोरी बताओ, मैं तुम्हारी FIR लिख रहा हूँ। फिर वो बताता है कि मेरा नाम महाराजा है और मैं एक सैलून चलाता हूँ। एक रात मैं अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। मैं अक्सर अपने घर की चाबी हमेशा अपने गमले के नीचे रखता हूँ। फिर मैंने वहीं से अपनी चाबी निकाली और ताला खोलकर अंदर आ गया। फिर मैंने अपने रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज किए। दरअसल महाराजा अपनी नहीं बल्कि अपनी बेटी की स्टोरी सुना रहा था। कुछ दिन पहले जब इसकी बेटी कैंप से वापस लौटी तो धना, शिवा और सेल्वा ने उस पर तशद्दुद किया। फिर सेल्वा ने एक लोहे के पाइप लेकर उसके सर पर कई बार वार किया। फिर वो वहीं पर बैठकर महाराजा का इंतजार करते हैं। फिर धना कहता है कि जब तक महाराजा लौटता है मैं उस लड़की को ठिकाने लगाकर आता हूँ, लेकिन वो गंजा कहता है रुको, मैं एक बार फिर से अंदर जाना चाहता हूँ। फिर उसके बाहर आने के बाद सेल्वा कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन धना कहता है क्यों, क्या हुआ? 15 साल से तो तुम रट लगाए बैठे थे कि महाराजा से बदला लेना है, अब क्या हुआ? लेकिन सेल्वा कहता है फिर कभी देखेंगे। फिर महाराजा रोते रोते बताता है कि तीनों बड़े लोग थे सर, मैं अकेला उनसे लड़ नहीं पाया, मुझे मार के लक्ष्मी को उठाकर ले गए। फिर वो कांस्टेबल कहता है कि जब इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो मैं उनसे साइन करवा कर FIR कंप्लीट कर दूंगा, तब तक आप अपने घर जाइए। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो कांस्टेबल कहता है महाराजा ये जो स्टोरी तुमने बताई है कूड़े के डब्बे के लिए तो नहीं थी। जब ये स्टोरी शिवम सुनता है तो वो समझ जाता है कि वो महाराजा है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उन लोगों ने ही किया था। फिर वो इंस्पेक्टर को कहता है
कि अगर मैं कूड़े के डब्बे के चोरी के इल्जाम अपने सर लूंगा तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। ये तो सिर्फ बहाना था। दरअसल वो डर गया था। फिर वो सेल्वा को कॉल करता है और ये सारी बात उसे बताता है। सेल्वा कहता है तुम ये बात धन्ना को भी बता दो, लेकिन शिवम कहता है वो तो 3 दिन से फोन ही नहीं उठा रहा। फिर वो इंस्पेक्टर को जाकर बताता है कि मेरी वाइफ ने हाँ कर दी है, अब आप मुझे ये बताइए कि कल कहाँ आना है। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है तुम कहीं नहीं जा रहे, आज तुम यहीं पर सोओगे। उस रात जब ये तीनों वहाँ से चले गए तो उनके जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ पर महाराजा आ गया। जब उसने अपनी बेटी को देखा तो गुस्से से पागल हो गया। फिर वो घर में तोड़ फोड़ करने लगा और खुद को ही चोट पहुँचाने लगा, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। इस वक्त ज्योति हॉस्पिटल में थी। वो डस्टबिन उसी के बेड के नीचे पड़ा था। फिर वो महाराजा से पूछती है कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे एक बार उन लोगों को देखना है और उनसे पूछना है कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगले दिन में हम देखते हैं पुलिस इंस्पेक्टर शिवम को लेकर महाराजा के घर जाता है। इंस्पेक्टर उसे समझाता है कि अगर वो गुस्से में तुम्हें 1-2 थप्पड़ मार भी दे तो तुम बुरा मत मनाना। फिर वो उसे साथ लेकर महाराजा के घर पहुंच जाते हैं और उससे बताते हैं कि तुम्हारा कचरे का डब्बा इस गंजे ने चुराया था, बताओ इसको तूने कैसे चोरी की। फिर वो गंजा बताता है कि इस घर में मोटा माल मिलेगा, ये सोचकर ही मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर चोरी करने आए। जब हम पीछे के रास्ते से घर में घुसे तो हमने पूरा घर छान मारा, लेकिन यहाँ पर हमें चोरी करने लायक कुछ भी नहीं मिला। फिर जब हम यहाँ से जाने लगे तो ऊपर से ये आ गया। फिर हम तीनों यहाँ पर छुप गए, ये सोचकर कि जब ये नहाने जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ये इस कमरे में आ गया और यहाँ पर आकर कपड़े बदलने लगा। मैंने कपड़े बदलते हुए इसे देख लिया था। फिर जब ये चिल्लाने लगा तो मैं भागकर इसके पास गया और इसका मुंह बंद कर दिया। फ्लो में वो अपनी असली स्टोरी सुना रहा था और महाराजा इस बात को अच्छे से समझ जाता है, क्योंकि जहाँ पर इस गंजे ने अपने हाथ रखे हुए थे इसकी बेटी की हाइट की अकॉर्डिंग बिल्कुल सही थे। फिर महाराजा की हाइट देखकर वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है। तभी महाराजा को याद आता है कि इसकी बेटी ने कहा था इन तीनों में से एक की पीठ पर कुछ सूजा हुआ था। फिर शिवम कहता है मैंने तुम पर हाथ उठाया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। फिर माफ करने के बहाने महाराजा उससे गले मिलता है और हाथ लगाकर उसकी पीठ पर देख लेता है और समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसके बारे में इसकी बेटी ने उसे बताया था। फिर इंस्पेक्टर कहता है देखो महाराजा, चोर भी मिल गया है और कचरे का डब्बा भी, अब देख लो इसके साथ क्या करना है। फिर महाराजा कहता है कि मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। फिर महाराजा उससे पूछता है इस उम्र में ये सब करते हुए शर्म नहीं आई। शिवम कहता है मेरा यहाँ पर आने का कोई इरादा नहीं था, बस मेरे दोस्त मुझे यहाँ पर जबरदस्ती ले आए। महाराजा पूछता है कि मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा उसने बोला था ना। लेकिन शिवम कहता है इस चोरी के लिए मुझे 3 महीने की सजा होगी और फिर हम बाहर आकर तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकते। फिर उसे इंस्पेक्टर कहता है कि इसके घर में आकर इसको ही धमकी देता है चुप कर वरना लगाऊंगा तेरे कान के नीचे। फिर महाराजा इस इंस्पेक्टर को कहता है कि इसे माफ करके छोड़ दीजिए। फिर इंस्पेक्टर कहता है कि इसने चोरी भी की है और तुमको मारा भी है, इसके साथ कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन महाराजा इसे छोड़ने के लिए कहता है। फिर इंस्पेक्टर कहता है कि इसने तेरी बेटी के साथ गलत किया तो भी तुम इसे छोड़ना चाहते हो। ये बात सुनकर गंजे की हवा निकल जाती है। हकीकत में उस रात कांस्टेबल और धना का दोस्त जब उस फैक्ट्री में मिले तो इन्हें धना और महाराजा पर शक हुआ। फिर उस कांस्टेबल ने अपने ही बिहाफ पर तहकीकात की और इंस्पेक्टर को बताया कि महाराजा की बेटी के साथ गलत काम हुआ है और वो अपने खबरी शिवम ने ही किया है। फिर इंस्पेक्टर महाराजा को हथियार देता है और कहता है काट डाल इसे। फिर जब शिवम चीखता चिल्लाता है तो कांस्टेबल कहता है देख भाई तुझे मरना तो है ही, अच्छा होगा तो तू आज ही मर जा। फिर वो पुलिस वाले इन दोनों को अंदर बंद करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उसे इंस्पेक्टर कहता है इसको तो काट देना चाहिए, कल को ये सब हमारी बेटी के साथ हुआ होता तो हम क्या करते, क्या उसे छोड़ देते। फिर महाराजा इस गंजे को बेरहमी से मार देता है। तभी इंस्पेक्टर पूछता है कि वो तीसरा कुत्ता कहाँ मिलेगा। सेल्वा आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा था, इसलिए जब वो अपनी साइड पर जाता है तो देखता है कि महाराजा वहाँ पर उसके साथियों को पीट रहा था। फिर जब महाराजा उसे देखता है तो समझ जाता है कि ये तो वही आदमी है जो अपनी बेटी की चेन उसके सैलून
मैं भूल गया था। तभी सेल्वा उसे पीटने लगता है और कहता है कुछ याद आया? तूने 15 साल पहले मुझे जेल में भिजवाया था। तेरी वजह से ही मेरी बीवी और मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। फिर महाराजा भी उसे पीटने लगता है। फिर महाराजा एक फावड़ा लेकर उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। फिर वो सेल्वा को पानी पिलाकर होश में लाता है और उसके सामने ही बैठ जाता है। सेल्वा कहता है ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, जो दर्द मैंने तुझे दिया है वो कभी नहीं मिटेगा। इस वक्त महाराजा अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। तभी पीटी टीचर उसकी बेटी को वहाँ पर लेकर आ जाती है। फिर वो अपनी बेटी को उसके सामने कुर्सी पर बिठा देता है और खुद वहाँ से बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। सेल्वा कहता है ऐसे क्यों घूर रही है? फिर वो लड़की कहती है कि दुनिया के सबसे घटिया इंसान को देख रही हूँ। फिर वो उसके आगे कुछ गहने फेंक देती है और कहती है कि उस रात तू इन्हें ही चुराने आया था ना? अगर तेरी बेटी है तो तू उससे पूछना कि हम एक दिन में तेरे जैसे कितने कुत्तों का सामना करते हैं। अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो मेरे पापा अब तक तुम्हें मार चुके होते। जा जी ले अपनी जिंदगी। फिर महाराजा अपनी बेटी को वहाँ से ले जाता है। फिर सेल्वा इन गहनों को देखने लगता है और उसे उन गहनों में वही लॉकेट दिखाई देता है जो उसने अपनी बेटी के लिए खरीदा था। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सेल्वा के जेल में जाने के बाद महाराजा अपनी बीवी और बेटी के साथ सेल्वा के घर जाता है। महाराजा की बीवी कहती है कि आपके हस्बैंड इनके सैलून में एक चेन भूल गए थे। जब ये चेन लुटाने आए तो यहाँ पर बहुत कुछ हो गया था। जब महाराजा वो चेन देने लगता है तो सेल्वा की वाइफ वो चेन लेने से मना कर देती है और कहती है आप ये चेन किसी गरीब को दे देना। अगर ये मेहनत की कमाई की होती तो मैं इसे जरूर रख लेती। तभी महाराजा की वाइफ उसे सामने वाली दुकान से दोनों बच्चियों के लिए खिलौने लाने के लिए कहती है। फिर जब महाराजा सामने वाली दुकान में खिलौने खरीद रहा था तब तो एक ट्रक आकर उस घर में घुस जाता है जिसमें महाराजा की बीवी और बेटी मर जाती हैं। उस एक्सीडेंट में सेल्वा की बीवी की भी मौत हो जाती है। फिर सेल्वा महाराजा की बेटी के कंधे पर वो जख्म देख लेता है जो उसकी बेटी के कंधे पर था। फिर वो अपनी बेटी को अम्मू कहकर पुकारता है, लेकिन महाराजा पीटी टीचर को उसे वहाँ से ले जाने को कहता है। फिर जब वो सेल्वा के पास जाता है तो सेल्वा उसे कहता है सच सच बता, मैं उसका बाप हूँ, उसे नहीं पता होगा ना? अब जब तक वो जिएगा इसी गम में जिएगा कि उसने जानबूझकर अपनी ही बेटी के साथ गलत काम होने दिया। अब तक वो यही समझ रहा था कि एक्सीडेंट में उसकी बेटी और बीवी मारी गईं, लेकिन सही कहते हैं कि कर्मा लौटकर वापस जरूर आता है और सेल्वा ने महाराजा की बेटी के साथ जो किया वही उसकी बेटी के साथ भी हुआ। फिर वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है और इसी के साथ महाराजा मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।